Hello students, welcome back to our YouTube channel. और as we all know that we have started a YouTube channel regarding class 12th physics CBSE. तो ऑलरेडी आप दो वीडियोस देख चुके हैं. तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है यानी कि जो हमारी आज की वीडियो होगी, थर्ड वीडियो इस चैप्टर की होगी, वो होगी बेटा ऑन द बेसिस ऑफ कूलम्ब्स लॉ. अब कूलम्ब्स लॉ को आपको पता होना चाहिए कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, कहाँ पर यूज होता है. कूलम्ब्स लॉ एक ऐसा लॉ है जो बताता है कि अगर दो पॉइंट चार्जेस हैं और दे आर सेपरेटेड बाय सम सर्टेन डिस्टेंस, अगर दो चार्जेस के बीच में कुछ दूरी है तो वो दो चार्ज हमेशा एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे बेटा, फोर्स अप्लाई करेंगे. अब वो फोर्स जो अप्लाई होगी दो चार्जेस के बीच में, वो आपके अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द चार्जेस, जो आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि अगर दो चार्जेस दोनों पॉजिटिव है तो रिपेल करेंगे, दोनों नेगेटिव है तब भी रिपेल करेंगे, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तब भी वो क्या करेंगे बेटा, तब वो अट्रैक्ट करेंगे. तो मान लेते हैं हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस हैं, एक का नाम Q1 मान लेते हैं और दूसरे का नाम Q2. पॉइंट चार्जेस हैं Q1 एंड Q2. और कूलम्ब्स लॉ अगर आपको डिराइव करना है तो आपको कुछ बेसिक्स बातें पता होनी चाहिए कि दो चार्जेस हमने ले लिए Q1 और Q2, और मान लेते हैं इन दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो मैं R ले लेता हूँ. डिस्टेंस क्या ले लिया बेटा, R ले लीजिए, D ले लीजिए, वापस से. तो कूलम्ब्स लॉ कहता है कि जब दो पॉइंट चार्जेस हैं उनके बीच में कुछ डिस्टेंस है तो वो आपस में क्या करेंगे, दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे. जो फोर्स अप्लाई होगी कूलम्ब्स लॉ के अनुसार वो क्या होगी, कूलम्ब्स लॉ कहता है द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस. यानी कि जो फोर्स लगेगी वो डिपेंड करती है दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड कितना है. अगर दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो फोर्स ज्यादा एक्सपीरियंस करेंगे, अगर मैग्नीट्यूड कम है यानी वैल्यू कम है चार्जेस की तो फोर्स कम एक्सपीरियंस करेंगे. ये आ गई आपके पास इक्वेशन नंबर 1. दूसरा फैक्टर डिपेंड करता है डिस्टेंस पे. डिस्टेंस पे कैसे करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस. यहाँ पर देखा आपने ये जो डिस्टेंस है हमने R लिया तो डिस्टेंस के स्क्वायर पर इनवर्सली डिपेंड करता है. बेटा इनवर्सली का मतलब होता है अगर दोनों चार्जेस के बीच की दूरी ज्यादा होगी, R की वैल्यू बड़ी होगी तो फोर्स की वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी. यानी कि डिपेंड करता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस. दैट इज मार्क्ड एज इक्वेशन नंबर 2. अब ये दो फैक्टर्स हैं. तीसरा फैक्टर और होता है कि दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगेगी वो डिपेंड करता है कि वो दो चार्जेस कौन से मीडियम में रखे. अगर वो दो चार्जेस एयर में रखे हैं तो फोर्स की वैल्यू अलग होगी. अगर वो किसी मीडियम में रखे हैं, फॉर एग्जांपल वाटर में मैं अज्यूम कर लेता हूँ दो चार्ज हैं, तो वहां पर जो फोर्स हो जाएगी वो पहले से कम हो जाएगी एज कंपेयर टू व्हेन दे आर प्लेस्ड इन एयर. तो जब आप किसी भी मीडियम में, अब एक बात और आपको याद रखनी है, जब चार्जेस एयर में रखे होते हैं, वैक्यूम में रखे होते हैं, फ्री स्पेस में रखे होते हैं, तब जो चार्जेस के ऊपर फोर्सेस लगती हैं, आपस में जो फोर्स लगाते हैं वो मैक्सिमम लगती है. और अगर आप किसी भी चार्जेस को, किसी भी पेयर ऑफ चार्जेस को अगर आप किसी मीडियम में रखते हैं तो हमेशा जो फोर्स लग रही है दोनों को हमेशा कम हो जाती है. और कितने टाइम्स कम होती है, k टाइम्स. और यहाँ पर k का मतलब होता है उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. तो अभी हम ये कंटिन्यू करते हैं कि आपके पास दो फैक्टर्स हैं, प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड डिस्टेंस. तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करूंगा मेरे पास जो फोर्स आएगी दैट इज F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 by R. दोनों फैक्टर को कंबाइन करते हैं. अब प्रोपोर्शन हटके आपको पता है ये है साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. अगर आप इसको हटाते हो तो यहाँ पर एक कांस्टेंट लगेगा, उस कांस्टेंट का नाम है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी दैट इज k. इस प्रोपोर्शनल को हटा के हमने इज इक्वल टू k लगा दिया और ये आ गया बेटा एज इट इज Q1 Q2 by R का. तो ये फॉर्मूला है आपके पास कूलम्ब्स लॉ का. अगर मैं k की वैल्यू करता हूँ तो बेटा आप सभी को यहाँ पर k की वैल्यू पता होनी चाहिए. k की वैल्यू है 1/4 pi epsilon naught. 1/4 pi epsilon naught. तो जब मैं इस k की वैल्यू को यहाँ पुट करूंगा तो आपके पास जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square. तो ये आपके पास फॉर्मूला आ गया फोर्स का. तो इतनी फोर्स एक्सपीरियंस कर. अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ, इस यहाँ पर जो हम बात करेंगे
वो k की वैल्यू, k की जो वैल्यू होती है वो भी आपको याद करनी होगी। k एक कांस्टेंट, k इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। मैं लिख देता हूं k इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो जब कभी भी प्रोपोर्शनल का साइन घटता है तो वहां पर एक कांस्टेंट यूज होता है, यहाँ पर कांस्टेंट k यूज हुआ है। और वैल्यू ऑफ k बेटा हमेशा याद होनी चाहिए 9 into 10 is to power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। गॉट इट? तो यानी कि 1/4 की बजाय मैं यूज कर सकता हूँ 9 into 10 is to power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब ये k की वैल्यू के अंदर देखिए आप क्या क्या है। 1/4 का मतलब आपको तो मैथमेटिकल 4 है, पाई का मतलब होता है 22/7 जो मैथमेटिक्स में होता है। अब नई टर्म आती है यहाँ पे एप्सिलॉन। इसको हम जो रीड करेंगे वो भी आपको पता होना चाहिए, वो होता है एप्सिलॉन नॉट। इसको हम रीड करते हैं एप्सिलॉन नॉट, और इसकी अलग से आपको वैल्यू पता होनी चाहिए बेटा आप सब 8.854 into 10⁻⁻12। यहाँ पर अब इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट होगी बेटा जो भी ये यूनिट्स हैं इनको उल्टा लिख दीजिए। जैसे न्यूटन मीटर स्क्वायर न्यूमरेटर में, यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, और कूलम स्क्वायर डिनोमिनेटर था यहाँ पे, तो ये इसकी एस यूनिट। तो ये हो गया आपका कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ में जो आपको फॉर्मूला याद करना है यही है क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। और ये सारी वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। जैसे आपको बताया गया है कि की वैल्यू होती है 9 to 10 is to power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, और एप्सिलॉन नॉट पता होना चाहिए कैसे रीड करते हैं, और उसकी वैल्यू भी आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या है? नई टर्म आपके पास क्या ही है एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम। इसका मतलब ये है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। यानी कि अगर चार्जेस फ्री स्पेस में रखे हैं तो हमारे पास फॉर्मूला लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। तो इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो ये तो फोर्स अब लग रही थी अगर चार्जेस कहां रखे थे, फ्री स्पेस में। अगर मैं एक कंडीशन रख देता हूं कि इफ both charges are placed in a medium, अगर मैं दोनों चार्जेस को फ्री स्पेस के बजाय मीडियम में रखता हूं तो क्या फर्क पड़ता है? तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि मान लो आपके पास दो चार्जेस हैं, Q1 है और दूसरा Q2 है, और मान लीजिए इन दोनों के बीच का वही डिस्टेंस कितना रहेगा, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है बेटा वो क्या रहेगा, r। और मान लेते हैं कि हमने इन चार्जेस को किसी मीडियम में रखा है। फॉर एग्जांपल वो मीडियम मैंने वाटर में, मान लो कि ये चार्जेस जो रखे हैं किसी मीडियम में रखे, ये मैंने वाटर को रिप्रेजेंट कर दिया कि ये जो दो चार्जेस हैं वो वाटर में रखे, ठीक है। तो ये जो ब्लू लाइन से आपको वाटर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब जो इन दोनों के बीच के फोर्स है वो पहले से काफी कम हो गए। अब जो यहाँ पर कूलम्स लॉ आप लगा रहे थे वो आपको एज इट इज नहीं लगा सकते। अब मान लो हमारे पास मीडियम है m, क्या मीडियम बेटा m, हमारे पास मीडियम क्या है m। तो अब जो फोर्स का फॉर्मूला लगेगा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाय डिस्टेंस। अब आपके पास ये फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि ये फॉर्मूला तब लगता है जब चार्जेस कहाँ रखे होते हैं, फ्री स्पेस में। चार्जेस कहाँ रखे होते हैं, फ्री स्पेस में। लेकिन अब चार्जेस फ्री स्पेस में नहीं रखे हैं, अब चार्जेस कहाँ रखे हैं, एक मीडियम में। तो अब जो फॉर्मूला हो जाएगा, तो सही फॉर्मूला आप लगाओगे वो लगाओगे F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन ऑफ मीडियम, एप्सिलॉन ऑफ मीडियम, यानी कि
परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और ये क्या जाएगा Q1 Q2 बाय डिस्टेंस का फोर्स। ठीक है, तो अब जो फोर्स लगेगी वो इतने लगेगी। अब एप्सिलॉन m ऑफ मीडियम यानी कि परमिटिविटी जो किसकी होगी, वाटर की होगी। तो अगर मैं लिखता हूं एप्सिलॉन m का मतलब है, तो आपको पता होना चाहिए परमिटिविटी ऑफ मीडियम जिसमें वो चार्जेस रखने हैं, यही पता नहीं। ठीक है, अब यहां पर एक नई टर्म हम और पढ़ेंगे। नई टर्म जो हम पढ़ेंगे बेटा, वो हम पढ़ेंगे रिलेटिव परमिटिविटी। क्या पढ़ेंगे, रिलेटिव परमिटिविटी। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा इसी में उसका इस्तेमाल होगा, इसी में उसका यूज होगा, वो है रिलेटिव परमिटिविटी, जिसको हम डिनोट करते हैं एप्सिलॉन r। और रिलेटिव परमिटिविटी किसी भी मीडियम की आप कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी भी मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द permittivity of फ्री स्पेस। तो किसी भी मीडियम के, जिस मीडियम में आपने वो चार्जेस रखे हैं, उसकी रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम कैन बी डिफाइंड एज रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो यहां से एप्सिलॉन r का फॉर्मूला बनेगा रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम यानी कि एप्सिलॉन n बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस यानी कि एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन r का फॉर्मूला हो गया एप्सिलॉन n बाय एप्सिलॉन नॉट। और रिलेटिव परमिटिविटी देखो, आप ध्यान से देखो, ऊपर भी परमिटिविटी नीचे भी परमिटिविटी है। तो ये क्या होती है बेटा, यूनिटलेस। रिलेटिव परमिटिविटी कैसी क्वांटिटी है, यूनिटलेस क्वांटिटी है, एंड इट इज ऑलवेज अननोन। इट इज ऑलवेज अननोन। ये हमेशा क्या होते हैं। तो जो अभी हमने कुछ चार्जेस को वाटर में रखा था, मीडियम में रखा था, तो हमारे पास फॉर्मूला आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 बाय r²। अगर मैं यहाँ पर एप्सिलॉन m को रिप्लेस करना चाहूँ तो कौन सी वैल्यू से रिप्लेस कर सकता हूँ बेटा, ध्यान से देखो। यहाँ पर अगर मैं एप्सिलॉन m का वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो कितना आएगा, एप्सिलॉन m आएगा इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, तो वो आ गया एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन r। तो एप्सिलॉन m कैन बी रिटन एज, तो ये पूरी क्वेश्चन रखी जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r Q1 Q2 बाय r का स्क्वायर। So this is also an expression या फॉर्मूला जिससे हम कैलकुलेट कर देंगे पर फोर्स एक्सपीरियंस बाय द टू चार्जेस। तो ये आपको पता होना चाहिए रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है। और रिलेटिव परमिटिविटी हमेशा क्या होगी, मोर देन 1 होगी। ध्यान से देखिए, अगर मैं बात करता हूं इसकी वैल्यू की, रिलेटिव परमिटिविटी की, रिलेटिव परमिटिविटी वैल्यू फॉर any medium is always more than 1, always more than 1। क्यों होती है वो आपको पता है। अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि इसकी वैल्यू हमेशा मोर देन 1 क्यों होती है। उससे पहले आप राइट डाउन कीजिए। चलिए दोबारा जाते हैं कूलम्स लॉ पे। यहाँ पर आपको समझाया जाएगा कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या, किसकी कम होती है, किसकी नहीं। यहाँ पे देखिए, जब हमने कूलम्स लॉ किया था तो हमने एज्यूम किया था कि दो चार्जेस हैं। क्या एज्यूम किया था, 2 पॉइंट चार्जेस हैं। कौन कौन से, Q1 एंड Q2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r। दे आर प्लेस्ड इन फ्री स्पेस। इनको कहाँ रखा गया है, प्लेस्ड इन फ्री स्पेस। जब हम कूलम्स लॉ स्टार्ट करते हैं तो हम एज्यूम करते हैं कि दो चार्जेस कहाँ रखे हैं, फ्री स्पेस में। अब फ्री स्पेस में जब रखते हैं चार्जेस को, कितनी फोर्स लगती है, कितनी, 1/4
4 बाय एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R2। अब मैंने आपको याद हो कि मैंने आपको एक बात बताई थी, इन फ्री स्पेस जब चार्जेस कहाँ रखे होते हैं बेटा, इन फ्री स्पेस, जो फोर्स बिटवीन चार्जेस है, द फोर्स बिटवीन चार्जेस इज मैक्सिमम, यानी कि जो फोर्स लगती है चार्जेस के बीच में उसकी जो वैल्यू होती है मैक्सिमम वैल्यू होती है। समझ में आया? फ्री स्पेस में जो चार्जेस के बीच में फोर्स लगती है वो हमेशा क्या होती है बेटा, मैक्सिमम होती है, यानी कि उससे ज्यादा फोर्स गिवन टू चार्जेस एट ए गिवन डिस्टेंस ज्यादा नहीं हो सकती। अब यहाँ पर अगर फोर्स मैक्सिमम है तो व्हाट डज इट मीन? इट मींस अगर ये फोर्स मैक्सिमम है फ्री स्पेस में, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मिनिमम होगी या मैक्सिमम? अब आप ध्यान से देखेंगे फोर्स और एप्सिलॉन नॉट में रिलेशन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डायरेक्टली है इनवर्सली, तो बहुत क्लियरली दिख रहा है कि रेसिप्रोकल में है फॉर्मूले के सामने, तो यानी कि एप्सिलॉन नॉट और फोर्स में जो रिलेशन रहेगा बेटा वो कैसा रहेगा, इनवर्स। अब फोर्स क्या आ रही है, मैक्सिमम, तो जाहिर सी बात है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, इट मींस एप्सिलॉन नॉट, इट मींस वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट, इट मींस वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज मिनिमम, यानी कि फॉर फ्री स्पेस, फॉर फ्री स्पेस जो हम यूज कर रहे हैं कूलम्ब्स लॉ में एप्सिलॉन नॉट, उसकी वैल्यू क्या होती है, मिनिमम होती है, उसकी वैल्यू क्या होती है, मिनिमम होती है। और मैंने आपको ये भी बताया था अगर कभी आप इन दो चार्जेस को किसी मीडियम में लेके जाते हो तो हमेशा फोर्स कम होती है, कभी भी फोर्स बढ़ के नहीं आएगी, क्योंकि फोर्स क्या होती है, मैक्सिमम होती है। अब मैंने आपसे ये कहा था कि रिलेटिव परमिटिविटी किसी भी मीडियम के लिए जो एप्सिलॉन आर की वैल्यू है वो हमेशा क्या होगी, मोर देन 1 होगी। वो क्यों? क्योंकि एप्सिलॉन आर का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है हमने, दोबारा लिखते हैं, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन एम बाय एप्सिलॉन। अब ध्यान से देखिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू कम होगी या 1 से ज्यादा होगी या कम होगी। मैंने आपको भी बताया कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू सबसे कम होती है, यानी कि मिनिमम, कभी बताया एप्सिलॉन नॉट, यानी कि फ्री स्पेस के लिए एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मिनिमम होती है और फोर्स जो लगती है वो हमेशा क्या होती है, ज्यादा होती है। अब ये वैल्यू मिनिमम है, ये कंपैरेटिवली इससे क्या होगी, लार्जर वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या होगी, लार्जर। अगर एप्सिलॉन आर की वैल्यू आ रही है, एक लार्ज वैल्यू को डिवाइड करें छोटी वैल्यू से, तो आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 से बड़ी आएगी छोटी आएगी। फॉर एग्जांपल की केस में ले लेता हूं, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि बड़ा वैल्यू मान लो कितना है 10 एग्जांपल के तौर पे, और एप्सिलॉन छोटा वैल्यू मान लो कितना है, तो व्हेन 10 डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू 5 आने का मतलब क्या है कि फॉर एनी मीडियम द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन आर, फॉर एनी मीडियम द वैल्यू ऑफ epsilon r is always greater than or more than 1। ठीक है, तो और ये भी आपको पता होना चाहिए कि epsilon n का फॉर्मूला यहां से क्या है। तो कुल मिला के आपको मैं एक बात शॉर्ट में बताना चाहता हूं कि मान लीजिए दो चार्जेस हैं Q1 Q2 और मान लेते हैं उन दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस जो है दोनों के बीच का, मैं कितना मान रहा हूँ, आर डिस्टेंस, कितना मान रहा हूँ बेटा, डिस्टेंस आर। अगर ये रखे हैं एयर में, अब या फिर अगर आपको बोला गया है कि दोनों चार्जेस कहाँ रखे हैं, वैक्यूम में, या अगर आपको बोला गया है दोनों चार्जेस कहाँ रखे गए हैं, फ्री स्पेस में, तब आप जो फॉर्मूला लगाओगे वो लगाओगे F इज इक्वल टू 1/4 बाय एप्सिलॉन नॉट, दोनों चार्जेस का मल्टीप्लिकेशन बाय सिंपल, ठीक है। लेकिन अगर ये दोनों चार्जेस आपने किसी मीडियम में रख दिए, तो हमने क्या सीखा है मैं आपको बता रहा हूं। अगर हमने दो चार्जेस किसी मीडियम में रख दिए, फॉर एग्जांपल मैंने रख दिए किसमें, ठीक है, तो मान लो हमारे पास दो चार्जेस है Q1 Q2, वही दो चार्जेस है और वही दूरी है इनके बीच की कितनी, R,
लेकिन अब जो दो चार्जेस रखे हैं ये कौन से मीडियम में रखे हैं, वाटर में। तो अब आप ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाओगे, तो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा 1/4 ऑफ वाटर, यानी कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम, यानी कि परमिटिविटी ऑफ वाटर Q1 Q2 by R। लेकिन अगर ये मेरे को एप्सिलॉन नॉट के टर्म्स में चाहिए, इसके टर्म्स में चाहिए बेटा, एप्सिलॉन नॉट के टर्म्स में चाहिए, तो आपको रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर पता होना चाहिए। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर का फॉर्मूला बनेगा परमिटिविटी ऑफ वाटर अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो यहाँ से एप्सिलॉन वाटर का परमिटिविटी कितना आएगा, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन, तो हमारे पास जो फोर्स आ जाएगी वो आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r Q1 Q2 बाय डिस्टेंस। तो ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं चार्ज व्हेन दे आर प्लेस्ड इन फ्री स्पेस, ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं व्हेन दे आर प्लेस्ड इन सम मीडियम, फॉर एग्जांपल वी हैव टेकन वाटर। अब मुझे ये बताइए, दोनों इक्वेशन को अगर मैं कंपेयर करूं, वही दो चार्जेस है, वही डिस्टेंस है, लेकिन मीडियम का फर्क है। अगर इन दो इक्वेशन को मैं कंपेयर करूं तो मुझे बताओ कौन सी फोर्स ज्यादा है और कौन सी फोर्स कम है। ये मान लो इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है, फोर्स जब लगी है वाटर। तो बताओ सारी चीजें सेम है, सिर्फ एक नई चीज क्या है यहाँ पर, एप्सिलॉन r यहाँ पर, और एप्सिलॉन r की वैल्यू हमेशा क्या होती है, ग्रेटर देन 1, यानी कि पूरी टर्म डिवाइड होगी एक ऐसे नंबर से जो ग्रेटर देन 1 होगा। तो जाहिर सी बात है ये पूरी टर्म जब डिवाइड होगी एक ऐसे नंबर से विच इज ग्रेटर देन 1, तो आपका ये आंसर छोटा है। तो यानी कि फोर्स इन वाटर इज लेस देन फोर्स इन एयर, वैक्यूम और फ्री स्पेस। तो आपको ये बात आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में जब हम चार्जेस को एयर में रखते हैं बेटा तो फोर्स लगती है मैक्सिमम, और जब उन्हीं चार्जेस को हम किसी भी मीडियम में लेके जाएंगे तो फोर्स हमेशा क्या लगती है, एज कंपेयर टू अगर हम एयर करें तो हमेशा कम ही लगती है। एक चीज और है नहीं आपके पास, एक चीज मैं आपको बताऊंगा, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वैल्यू हम आपको बताएंगे, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एयर। एयर की जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है उसकी वैल्यूज आपको पता होना चाहिए कितनी होती है। एयर को छोड़ के बाकी जितने मीडियम है सबके लिए जो परमिटिविटी की वैल्यू होगी वो हमेशा 1 से ज्यादा होगी, लेकिन जब एयर की बात करेंगे तो वैल्यू आप इसको याद कर लो, और ये 1 मार्क्स का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहीं पर भी आप कहीं पर भी कुछ ऐसा क्यों होता है कि एप्सिलॉन r का फॉर्मूला है एप्सिलॉन m बाय एप्सिलॉन, ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम। मीडियम कौन है, एयर। फ्री स्पेस और एयर में ज्यादा अंतर नहीं है, फ्री स्पेस वैक्यूम और एयर में परमिटिविटी में कोई फर्क नहीं होता, ये दोनों वैल्यूज एक्चुअली में इक्वल होती है। एयर के लिए दोनों वैल्यूज क्या है, ये एयर के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं मीडियम, ये सॉरी आपका फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम, और ये दोनों चीजें क्या होती है, दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम। दोनों की वैल्यूज क्या होती है, सेम। अगर वैल्यू सेम होगी तो एप्सिलॉन r की वैल्यू हमेशा इक्वल होगी। तो एप्सिलॉन r की वैल्यू 1 भी हो सकती है और 1 से ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन कभी भी 1 से कम नहीं हो सकती। और 1 भी एक स्पेसिफिक केस रहेगा बेटा, जो किसका रहेगा, एयर का। तो ये बात थी आपकी। अब हम बात करते हैं एसआई यूनिट ऑफ कांस्टेंट, जो भी हमने करा है। हमारे पास जो फॉर्मूला है अब हम बताएंगे एसआई यूनिट के बारे में। फोर्स का फॉर्मूला इन फ्री स्पेस 1/4 बाय एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R का। हम यहां पर क्या बनाएंगे इसका फॉर्मूला, ठीक है। तो फॉर्मूला किसका बनाना है, के का बनाते हैं पहले, काटनी पड़ेगी मुझे कुछ भी। बेटा नेक्स्ट काट देंगे,
तो नेक्स्ट हम करेंगे एसआई यूनिट या डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करेंगे। इसकी एसआई यूनिट जो यहाँ पर नहीं टर्म है, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस के Q1 Q2 बाय डिस्टेंस का। K का मतलब आपको पता है, K का मतलब बेटा K इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, और K की वैल्यू आपको बताई गई, K की वैल्यू है 9 इंटू 9। इसकी यूनिट मैंने आपको लिखी थी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब वो यूनिट कैसे आई वो देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो F मल्टीप्लाई R स्क्वायर इज इक्वल टू K Q1। अगर मैं ऐसे K का एक्सप्रेशन निकालूं तो बन जाएगा बेटा फोर्स डिस्टेंस प्लस बाय चार्ज 1 इनटू चार्ज। अगर आपको K की यूनिट निकालनी है तो आप इन सब की यूनिट को सॉल्व करें। जैसे फोर्स की यूनिट क्या होती है बेटा, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है मीटर, मीटर का बाय चार्जेस Q1 और Q2। चार्ज की यूनिट क्या होती है कूलम, तो कूलम इनटू कूलम, दैट इज कूलम स्क्वायर। तो K की एसआई यूनिट क्या है बेटा आपके पास, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये आपके पास है K की जो वैल्यू होती है K इज इक्वल टू 9 into 10 is power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अगर मेरे को यहाँ पे K के डायमेंशंस चाहिए बेटा, डायमेंशन फॉर्मूला चाहिए तो वो भी आप बना सकते हो। डायमेंशंस ऑफ K, डायमेंशंस ऑफ K, K के डायमेंशंस। तो सबसे पहले फोर्स का डायमेंशन पता होना चाहिए। फोर्स का डायमेंशन क्या होगा, MLT माइनस L1T माइनस। डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब लेंथ इनटू लेंथ बाय चार्ज। अब चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला पहली वीडियो में बताया था, नहीं आप दोबारा देख सकते हो। आपको पता है I यानी कि करंट होता है Q बाय P, चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर पर यूनिट। अब यहाँ से Q का फॉर्मूला क्या आ गया बेटा, I मल्टीप्लाई T, और चार्ज एम्पियर होता है इसका डायमेंशंस A की पावर 1 और टाइम का T की पावर। तो सिर्फ चार्ज की अगर बात करूं तो डायमेंशन होता है A1T1। तो चार्ज इनटू चार्ज यानी कि A1T1 A1T1। तो आपके पास ये डायमेंशन इस तरीके से है। अब इसको सॉल्व कर लेता हूं। N1 L की कितने बेटा ऊपर, L की पावर 3 और T की पावर माइनस ऊपर, तो ये बचे। नीचे क्या बचे, A की पावर 2 T की पावर, ठीक है बेटा। अभी T की पावर 2 ऊपर चला जाएगा तो ये आपके पास एज इट इज आएगा N1 L3। T की पावर -2 था, ये भी ऊपर जाके T की पावर -2 जाएगा, तो टोटल आएगा T की पावर -4, और A की पावर 2 नीचे है, इसको लिखेंगे A की पावर -2। सो दीज आर द डायमेंशंस ऑफ K, यानी कि 1 अपॉन, एग्जाम में ये भी कह सकते हैं कि डायमेंशंस लिखो K के, या फिर डायमेंशंस लिखो पूरी टर्म 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन। तो ये वही रहे, क्या रहेगी, m रेज़ टू पावर 1, L की 3, T की -4 और A की पावर -2। so these are the dimensions of, ठीक है। अगर मेरे को डायमेंशंस, अब ये तो हमने जो एसआई यूनिट लगाई किसकी लगाई, एसआई यूनिट ये लगाई मैंने की। अगर मेरे को एसआई यूनिट किसकी चाहिए, एप्सिलॉन, वो भी आपको सिखाया जाएगा। पहले आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, करने भी पहले इस तरीके से आए आपको बताऊंगा, राइट डाउन कीजिए। तो नेक्स्ट आपको मैं डायमेंशंस और एसआई यूनिट लगाऊंगा। एसआई यूनिट ऑफ
एप्सिलॉन नॉट ये परमिटिविटी को पूछ लेता है, सेम रहेगा ये डायमेंशंस। फॉर्मूले से ही आपको हेल्प मिलेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय डिस्टेंस। इसके डायमेंशन सेम, तो इसका एक्सप्रेशन बनाना पड़ेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं कर देता हूँ f मल्टीप्लाइड बाय 4 पाई सॉरी डायमेंशंस किसके चाहिए, एप्सिलॉन में, एप्सिलॉन को ऊपर भेज देते हैं, इधर हो जाएगा q1 q2 अपॉन 4 पाई r स्क्वायर और साथ में फोर्स भी ये फोर्स नीचे और ये एप्सिलॉन चला गया, एप्सिलॉन चला गया। तो जहां पर जो भी बनेगा चार्ज है दोनों क्या है a1 t1 a1 t1 अपॉन 4 और पाई, ये दोनों कांस्टेंट्स हैं, ये दोनों क्या है कांस्टेंट्स, और इनका कोई डायमेंशंस नहीं होता। इनको हम 11th क्लास में भी रीड करते हैं, इनको बोलते हैं डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स। 4 और पाई इनका कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता। ये आपके पास है डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी कि l की पावर, डिस्टेंस का लेंथ होता है, डिस्टेंस का स्क्वायर का लेंथ का स्क्वायर। अब ये फोर्स आ गया कितना ml t माइनस। अगर आप ध्यान से देखिए जो टर्म्स यहाँ पर नीचे हैं वो यहाँ पर ऊपर थी, देखिए mlt माइनस 2 इंटू एल का स्क्वायर, mlt माइनस 2 इंटू एल का स्क्वायर, और जो टर्म यहाँ पर ऊपर है a1 t1 a1 t1 वो यहाँ पर नीचे। तो हमारे पास जो डायमेंशन किसके आए हैं k की, उसका अपोजिट हो जाएगा। समझ में आई बात? तो अपोजिट कैसे होगा, अगर आपको सोल्व करना है सोल्व भी कर सकते हैं, यहाँ पर सोल्व करवा देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा a की पावर 2 a की पावर 2 बाय l की पावर 3, ना बेटा l की पावर 3 n की पावर 1 और t की पावर माइनस। अब यहाँ पर क्या होगा, n ऊपर जाएगा, n की पावर माइनस 1, l की पावर 3 है ऊपर जाएगी माइनस 2, और t की पावर 2 पहले से ही है और ये भी ऊपर जाएगी t की 2, और a की डायमेंशन फॉर्मूला बनता है n माइनस 1 l माइनस 3 t की पावर 4 और a की पावर, यानी कि यहाँ पर जो डायमेंशंस बने सेम है, लेकिन फर्क क्या है, जहां प्लस वाला वैल्यू है वहां माइनस हो गया। जैसे 1 और 3 किसमें है, माइनस में, यहाँ पे 1 और 3 प्लस में है, माइनस 4 और माइनस 2 है, इधर जाओगे 4। तो अगर इसके डायमेंशंस एकदम उल्टे आ रहे हैं तो इसका जो ऐसा यूनिट है वो भी क्या हो जाएगा, एकदम अलग। ऐसा यूनिट आपको लगाना है यहाँ से, यहाँ से अगर मैं इसको ऐसा यूनिट लगाऊं, ये भी बेटा बेसिक सी बातें हैं, सारी बातें आपको एकदम कंसेप्ट क्लियर पता होनी चाहिए, कोई भी बात आप नहीं सुनो। चार्ज ऐसा यूनिट क्या है, कूलम का स्क्वायर, दो बार चार्ज है तो कूलम इंटू कूलम, कूलम का स्क्वायर, इसका कोई यूनिट नहीं होता, इसका नहीं होता। डिस्टेंस का स्क्वायर यानी कि मीटर का स्क्वायर, फोर्स यानी कि, तो यहाँ पर जो यूनिट आई है वो आई है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर। ये भी एग्जैक्टली रेसिप्रोकल आई है जो हमने k की वैल्यू निकाल। इतनी बात आई समझ, इसको आप राइट डाउन कर लीजिए। ये डायमेंशंस हमने बताए हैं, एस साइड बताई है एप्सिलॉन नॉट की, और क्या बताए हैं उसकी डायमेंशंस, ये डायमेंशन आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, प्रॉपर्टीज ऑफ कूलम्स फोर्स या कूलम्स लॉ की हम क्या करेंगे बेटा, प्रॉपर्टीज। तो कुछ बातें हैं जो आपको दोबारा से बताई जाएंगी रिगार्डिंग जो फोर्स लगती है। प्रॉपर्टीज ऑफ कूलम्स फोर्स, यानी कि जो कूलम्स लॉ हमने पढ़ा है उसके जो फोर्स के बारे में बातें हम करेंगे। पहली प्रॉपर्टी है बेटा डिस्टेंस, जो फोर्स डिपेंड करता है। पहली बात क्या है, दो चार्जेस के बीच में क्या है फोर्स, वो डिपेंड किन किन फैक्टर पे, डिपेंड्स अपॉन किस पे,
डिपेंड्स अपॉन इस पे मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्जेस, मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्जेस, चार्जेस जितने बड़े होंगे उस पर। दूसरा बेटे डिपेंड करता है उन चार्जेस के बीच का डिस्टेंस, और डिस्टेंस पे कैसे डिपेंड करते हैं, इनवर्सली। और चार्जेस के मैग्नीट्यूड पर कैसे डिपेंड करते हैं, डायरेक्टली। और डिपेंड करते हैं जो फोर्स लग रही है चार्ज के, वो आल्सो डिपेंड्स अपॉन मीडियम, कि कौन से मीडियम में वो चार्जेस रखे गए। अगर एयर है तो फोर्स ज्यादा लगेगी, एयर के अलावा कोई भी मीडियम अगर आप इंसर्ट करते हो तो वहां पर फोर्स क्या लगेगी। और इनवर्सली डिपेंड करता है डिस्टेंस पे, इसको हम लिख सकते हैं कि कूलम्स लॉ ओबेज इनवर्स स्क्वायर, क्या ओबे करता है, इनवर्स स्क्वायर, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, ठीक है। अब आता है थर्ड सेकंड पॉइंट बोल सकते हैं, यानी कि जो कूलम्स लॉ में जो दो चार्जेस के बीच में फोर्सेस लग रही है बेटा, वो क्या है, वो आपकी एक सेंट्रल फोर्स, क्या है वो आपकी एक सेंट्रल फोर्स है, क्या है वो आपकी सेंट्रल फोर्स है। अब सेंट्रल फोर्स का मतलब देखो क्या, मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए दो चार्ज, एक का नाम Q1 मान लेते हैं और एक का नाम Q2, ये वाला भी पॉजिटिव चार्ज है और ये वाला भी। तो आपको पता है कि दो पॉजिटिव चार्ज क्या करते हैं, आपस में रिपेल करते हैं। अब ये रिपेल किस तरीके से, रिपेल हमेशा कैसे करते हैं, रिपेल हो या अट्रैक्ट हो, तो सबसे पहले मान लो दोनों की पिछली बॉडी कुछ है, तो डिस्टेंस हम ले रहे हैं सेंटर टू सेंटर। अब ये वाला चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएगा और ये वाला चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। अब वो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, तो हमने सेंटर टू सेंटर जोड़ दो। अब ये वाले चार्ज ने इसको रिपेल, रिपेल इधर नहीं करेगा, ना इस तरफ करेगा, ना इधर करेगा, ये किसी रैंडम डायरेक्शन में उसको धक्का नहीं देगा या कुछ नहीं करेगा। अगर ये चार्ज इसको रिपेल कर रहा है तो वो डायरेक्शन जो होगी फ्लक्स की, वो सेंटर टू सेंटर के अलोंग होगी। इसके सेंटर और इसके सेंटर को हमने इस लाइन से जोड़ दिया, इस लाइन के अलोंग भी क्या लगेगी, उसके ऊपर फोर्स लगेगा। अगर मैं बात करूं Q1 ने Q2 पे फोर्स की डायरेक्शन लगाई, तो ये की डायरेक्शन, ये ऐसा नहीं कि ये वाला चार्ज इसको इधर रिपेल कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। जो फोर्स लगती है हमेशा कैसे लगती है, सेंटर टू सेंटर, जब दोनों चार्जेस से ज्वाइन करेंगे जो भी लाइन ड्रॉ होगी उसी के अलोंग क्या लगती है। अब इस फोर्स को नाम कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, देखो यहाँ पर क्या है पहला चार्ज, यहाँ पर क्या है दूसरा चार्ज। ये जो फोर्स लगी है किसके ऊपर लगी है, सेकंड चार्ज ऊपर लगी है, लगाई किसने, फर्स्ट चार्ज ने। तो इसको मैं राइट डाउन करता हूँ F21। F21 का मतलब क्या बेटा, ये भी आपको पता होना चाहिए। F21 का मतलब क्या है, F21 का मतलब होता है फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज Q, फोर्स जो किसका एक्सपीरियंस हुई, ड्यू टू Q। अब ये तो है नहीं कि सिर्फ ये इसने फोर्स लगाएगा, ये वाला चार्ज इस पर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। अब वो फोर्स की डायरेक्शन अगर मैं आपसे पूछूं, ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा, ये वाला चार्ज इसको रिपेल इधर करेगा, इधर करेगा नहीं, इधर करेगा या तो नहीं, यहाँ करेगा नहीं, ये ऐसे रैंडम किसी भी डायरेक्शन में इसको रिपेल नहीं करेगा, हमेशा कैसे करेगा, सेंटर टू सेंटर। तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ। अगर उस फोर्स का नाम F2 पर लिखा है तो इस फोर्स का नाम बताओ बेटा क्या होगा। अगर इस फोर्स का नाम F21 है, यानी कि फोर्स जो सेकंड पे लगी है 1 के द्वारा, तो यहाँ पर आ जाएगा फर्स्ट पे लगी है जो सेकंड के द्वारा। तो ये इस तरीके से फोर्स है, ठीक है, सेंटर टू सेंटर। इसलिए बोलते हैं कि कूलम्स लॉ में फोर्स लगती है चार्जेस के, चार्जेस पर जो फोर्स लगती है वो कैसी फोर्स होती है, सेंट्रल फोर्स, यानी कि इट acts along the line joining the center of two charges। कोई रैंडम डायरेक्शन में कभी भी फोर्स नहीं लगेगी। मैं दूसरा एग्जांपल आपको लेके बताता हूँ। मान लेते हैं कि दो चार्जेस में दोबारा बना लेता हूँ, एक चार्ज यहाँ है Q1 और एक चार्ज यहाँ है, इस चार्ज का नाम है Q1, इस चार्ज का नाम है Q।
और इन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमने कुछ भी डिस्टेंस आर मान ली, तो ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द चार्जेस। चलो अब हम इस केस में इसको मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज, इसको क्या मान लेते हैं बेटा पॉजिटिव, और इसको क्या मान लेते हैं नेगेटिव। अब फोर्स कैसे एक्ट करेगी वो समझना। पहली बात आप ये देखिए, ये Q1 चार्ज पॉजिटिव है और ये Q2 चार्ज नेगेटिव है। ये Q1 चार्ज पॉजिटिव होते हुए इस नेगेटिव को क्या करेगा, अपनी तरफ क्या करेगा बेटा, अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्शन जो होगी वो कौन सी डायरेक्शन में होगी वो आपको समझना। अब ये तो पता चल गया है कि ये दोनों क्या करेंगे, आप उसने कुछ करेंगे, ये Q1 वाला इसको अट्रैक्ट करेगा। अब अट्रैक्ट की ये डायरेक्शन भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये, तो ऐसे रैंडमली कोई भी डायरेक्शन नहीं होगी। आपको पता है फोर्स के डायरेक्शन हमेशा होते हैं लाइन जॉइन द सेंटर ऑफ टू चार्जेस, इज द लाइन व्हिच इज जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द टू चार्जेस। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगी इसी लाइन के अलोंग। सो ये आपके पास आ गई फोर्स। अब मुझे बताओ इस फोर्स को आप F1 पुट करोगे या F1 पुट करोगे। फोर्स लगी है सेकंड चार्ज पे, तो F2 लगाई किसने, फर्स्ट चार्ज पे, F2। अब क्या सिर्फ Q1 ही Q2 को अट्रैक्ट करेगा, Q2 भी Q1 को क्या करेगा बेटा, अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो कूलम्ब्स लॉ में जो फोर्स लगती है चार्जेस के बीच में, कभी ऐसा नहीं होता सिर्फ एक चार्ज दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, नहीं। अगर पहला चार्ज दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है तो दूसरा भी पहले को अट्रैक्ट करेगा। समझ रहे हो, अगर दो पॉजिटिव चार्ज रखे हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक ही चार्ज दूसरे को रिपेल करेगा, बदले में इन रिटर्न दूसरा चार्ज भी पहले को क्या करता है, रिपेल करता है। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर जो फोर्सेस होती हैं वो क्या होते हैं, इक्वल एंड अपोजिट। हम आगे बताएंगे, यानी कि ये भी पढ़ेंगे कि जो आपके कूलम्ब्स लॉ में न्यूटन्स का जो आपका थर्ड लॉ ऑफ मोशन है बेटा, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, वो भी यहाँ पर लगेगा, बिल्कुल लगेगा। यहाँ कंटिन्यू करते हैं, Q1 भी अट्रैक्ट होगा किसके द्वारा, Q2 के द्वारा। डायरेक्शन क्या होती है, डायरेक्शन होती है लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ इस तरह। तो अब यहाँ पर इस फोर्स का नाम हो जाएगा F12। F12 का मतलब क्या रहेगा, फोर्स एक्टिंग ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड चार्ज। तो यहाँ पर आपको बहुत क्लियरली बताया गया है कि कहीं पर भी अगर सेंट्रल फोर्स लिखा आता है, सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या होता है, दिस फोर्स एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ टू चार्जेस। समझ में आई। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट रिगार्डिंग कूलम्ब्स लॉ, इट ओबेज। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट नंबर सेकंड, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, कूलम्ब्स लॉ obeys Newton's third law of motion. Newton's third law of motion. अब न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, टू एवरी रिएक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यानी कि जब दो बॉडीज इंटरेक्ट करती हैं, चाहे वो कांटेक्ट में आके इंटरेक्ट करती हैं या कोई ऐसी फोर्स है जिसमें हम कह सकते हैं कि नॉन कांटेक्ट फोर्स है, तो वो हमेशा जो फोर्सेस होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल एंड अपोजिट होती है। तो वो फोर्सेस हमेशा क्या होती हैं, इक्वल एंड अपोजिट होती हैं। तो यहां पर भी अगर मैं दो चार्जेस दोबारा से कंसीडर करते हैं Q1 और Q2, तो आपको पता है जो फोर्स लगेगी वो हमेशा इक्वल एंड ऑपोजिट होगा। अगर मैं आपको बताता हूं ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये भी क्या करेंगे आपस में, रिपेल करेंगे। ये क्या करेंगे आपस में, रिपेल। कैसे, ये वाला इसको इधर रिपेल करेगा, ये वाला इसको इधर रिपेल करेगा। ठीक है बेटा। तो अगर आपके पास दो चार्जेस हैं और दोनों का नेचर क्या है, सेम है, और यानी कि दोनों पॉजिटिव चार्ज है या फिर दोनों नेगेटिव चार्ज है, तो हम दूसरे को क्या करेंगे, ये वाला इसको इधर रिपेल करेगा, तो सॉरी नेगेटिव चार्ज है, सॉरी ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव वाला इस नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, नेगेटिव वाला इस पॉजिटिव को अपनी तरफ। अब ये जो दोनों फोर्सेस हैं उसकी डायरेक्शन चेक करो, दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन क्या है, दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन क्या है बेटा, अपोजिट है। यानी कि न्यूटन्स थर्ड लॉ का मतलब क्या होता है, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, फोर्सेस बिटवीन
two charges are always equal and opposite. ठीक है, इस फोर्स का नाम क्या होगा जिसके ऊपर लगी है F21, इस फोर्स का नाम क्या होगा F1। दोनों फोर्सेस क्या है इक्वल एंड ऑपोजिट, यानी कि F12 का मैग्नीट्यूड छोड़ दें, F12 is equal to minus of F2 वेक्टर क्वांटिटी, इक्वल का मतलब ये, ऑपोजिट का मतलब ये साइन का नेगेटिव, मतलब फोर्सेस आर ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव। अगर मैं आपके पास दो चार्ज रखता हूँ, अगर मैं यहाँ पर दो चार्ज अज्यूम करता हूँ, ये Q1 पॉजिटिव और कुछ डिस्टेंस पर Q2 भी क्या है पॉजिटिव, अभी जो फोर्स लगेगी यानी कि फोर्स ऑफ रिपल्शन जो लगेगी वो भी कैसी होगी इक्वल एंड ऑपोजिट। चेक करके देख, प्लस वाला इसको इधर रिपेल करेगा और ये वाला Q2 इसको इधर रिपेल करेगा। अभी भी जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है बेटा वो अगर आप ध्यान से देखो क्या है ऑपोजिट डायरेक्शन में। इस फोर्स का नाम दूंगा F21, इस फोर्स का नाम दूंगा F12। देखो फोर्सेस की डायरेक्शन हमेशा क्या आएगी और फोर्सेस की जो वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी इक्वल। इसका मतलब दूसरा मतलब इक्वल का मतलब क्या है, अगर मैं मान लेता हूँ एक चार्ज है मेरे पास Q1 और दूसरा चार्ज कंपैरेटिवली बड़ा है मेरे पास Q, और दोनों के बीच के कुछ डिस्टेंस है। अब Q1 Q2 पर फोर्स लगाए और Q2 Q1 पर, मान लो ये कितने कूलम का चार्ज है 3 माइक्रो, और ये मान लो कितना है 30 माइक्रो कूलम चार्ज। अब ये चार्ज छोटा है ये चार्ज बड़ा। अब ये तो बात पक्का आपको पता है कि ये पॉजिटिव अगर है ये भी पॉजिटिव है तो दोनों आपस में क्या करेंगे रिपेल करेंगे। और रिपेल कैसे करेंगे अलोंग द लाइन joining the center of nucleus। Q1 वाला इसको इधर रिपेल करेगा, Q2 वाला इसको इधर रिपेल करेगा। बस ये बात, ये दोनों आपस में, इसका नाम आपको पता है क्या होगा F1, इस फोर्स का नाम F1। अब आपको देखने में ये महसूस हो रहा होगा कि ये छोटा चार्ज है ये बड़ा चार्ज है। अब छोटा चार्ज बड़े वाले पे कुछ फोर्स लगा रहा है F1, बड़ा चार्ज आपको ऐसा लग रहा होगा कि F12 ज्यादा लगेगी F21 कम लगेगी, जबकि ऐसा नहीं। यहाँ पर जो फोर्स लगेगी वो इक्वल और अपोजिट की लगेगी। ऐसा नहीं है कि बड़े वाले चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगाएगा यानी कि जो कूलम फोर्स लगेगी वो कम या ज्यादा नहीं, क्योंकि फोर्सेस आर ऑलवेज इक्वल एंड ठीक है। इस तरीके से तो करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कंजर्वेटिव फोर्स। कूलम फोर्स जो है बेटा, कूलम्स फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं 11th क्लास से पढ़ा। कंजर्वेटिव फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जिनके द्वारा किया गया वर्क डन या जिनके अगेंस्ट किया गया वर्क डन डिपेंड नहीं करता पाथ पे, बस डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। ये हम जैसे जैसे पोटेंशियल वाले चैप्टर में जाएंगे, चैप्टर नंबर 2 वहां पर आपको समझ में आएगा कि कंजर्वेटिव फोर्स। तो अभी आप तक याद कर लो कूलम फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स अगर आपसे कोई पूछता तो वो आपको कहना चाहिए कंजर्वेटिव फोर्सेस आर दोस फोर्सेस due to which work done by them or against them do not depends upon path। तो इस वीडियो में आपको कूलम्स लॉ बताया गया है, बहुत डिटेल में बताया गया है। कूलम्स लॉ के ऊपर जो भी न्यूमेरिकल होंगे इस चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल होंगे उसको लेके हम एक अलग से पीवाईक्यूज की
वीडियोस बनाए जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। आपका कूलम्स लॉ बिल्कुल कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।